सलामकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे 2019 के पास्ट पेपर को। इसमें हम देखेंगे कि सेक्शन बी के अंदर जो है वो कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं और उनके आंसर्स जो हैं वो क्या क्या हैं। चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। पास्ट पेपर 2019 सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन प्रोटोकॉल एंड नेम एनी थ्री। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सेक्शन बी में जो है वो आपका जो आंसर होना चाहिए वो तकरीबन 6 to 7 लाइंस तक जो है वो हो, उससे ज़्यादा डिटेल में जो है वो आप इनके आंसर नहीं देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन प्रोटोकॉल एंड नेम एनी थ्री। सबसे पहले आप हेडिंग दे देंगे प्रोटोकॉल की, देन उसके बाद आप लिखेंगे अ प्रोटोकॉल इज कंप्यूटर। A protocol in computer refers to a set of rules that governs how data is transmitted over a network। यानी कि इसमें क्या होता है कि प्रोटोकॉल जो है वो कंप्यूटर में आपको ये बता रहा होता है, यानी कि ऐसा सेट ऑफ रूल्स होता है जिसमें डेटा को किस तरह से जो है वो ट्रांसमिट किया जाता है नेटवर्क के दरमियान में, उसे हम जो है वो प्रोटोकॉल कहते हैं। इसमें क्या होता है कि इट डिफाइंस द फॉर्मेट। सबसे पहले इसमें आपका फॉर्मेट आ जाता है, टाइमिंग आ जाती है, कितनी टाइम ड्यूरेशन के अंदर डेटा जो है वो एक जगह से दूसरी जगह आप सेंड कर रहे हैं, सिक्वेंसिंग आ जाती है, एंड एरर कंट्रोल ऑफ मैसेजेस एक्सचेंज बिटवीन डिवाइसेस। इसमें क्या हुआ कि जो एरर आ रहे हैं उनको भी कंट्रोल करने का काम जो है वो यहाँ पर तमाम जो है वो प्रोटोकॉल्स में आ जाते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर जो कॉमन प्रोटोकॉल्स हैं उनमें नंबर 1 पर है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, टीसीपी। नंबर 2 पर है इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईपी। और नंबर 3 पर है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एचटीटीपी के नाम से जो है वो इसको जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है डिफाइन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। लेकिन यहाँ पे मैं आपको तमाम जो है वो बता रहा हूँ, तो इसमें से आप जो है उनके हिसाब से जो इनके आंसर्स देख लीजिएगा। नंबर 1 पर है ब्रिज। अ ब्रिज इज अ नेटवर्किंग डिवाइस। ये भी एक नेटवर्किंग डिवाइस होती है डेट कनेक्ट्स टू और मोर नेटवर्क सेगमेंट्स टूगेदर टू फॉर्म अ सिंगल नेटवर्क। इसमें क्या होता है कि आप एक या एक से ज्यादा नेटवर्क सेगमेंट्स को जो है वो आपस में कनेक्ट कर सकते हैं एक सिंगल नेटवर्क की मदद से। इट ऑपरेट्स ऑल द डेटा। इसमें क्या होता है कि जितना भी आपका डेटा है वो ऑपरेट करता है, कौन करता है? और इट ऑपरेट्स ऑल द डेटा लिंक लेयर। इसमें जितना भी आपका डेटा ऑपरेट हो रहा होता है वो डेटा लिंक लेयर पर होता है, जो कि ओएसआई मॉडल में आ जाती है। एंड फॉरवर्ड्स डेटा पैकेट्स बिटवीन द कनेक्शन सेगमेंट्स। और जितना भी डेटा पैकेट्स होता है उनको उसके जो सेगमेंट्स बने होते हैं उनके दरमियान में फॉरवर्ड कर रही होती है। नंबर 2 पे है राउटर। और राउटर इज अ नेटवर्किंग डिवाइस। ये भी एक नेटवर्किंग डिवाइस होती है डेट कनेक्ट्स मल्टीपल नेटवर्क्स together and directs traffic between them based on the destination IP address of data packets। इसमें क्या होता है कि ये भी जो है वो एक ऐसी नेटवर्किंग डिवाइस है जो कि मल्टीपल नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के लिए आपस में यूज की जाती है, और इसमें जो है वो आप आईपी एड्रेस के जरिए जो है डेटा पैकेट्स को ट्रांसफर कर रहे होते हैं। इट ऑपरेट्स ऑल द नेटवर्क लेयर। अच्छा, अब इसमें क्या है, जो भी आपका डेटा ऑपरेट हो रहा होता है वो नेटवर्क लेयर पर हो रहा होता है, जो कि ओएसआई मॉडल में होती हैं। एंड यूजेस राउटिंग टेबल्स टू डिटरमिन द पाथ, द बेस्ट पाथ ऑफ डेटा टू टेक। अच्छा, अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं देखें, इसमें जो है वो आपके पास राउटिंग टेबल्स का जो है वो यूज करके बेस्ट पाथ पर डेटा को जो है वो सेंड किया जाता है। यानी कि इसमें क्या होता है कि आप अगर मल्टीपल लोकेशंस पर डेटा जो है वो सेंड कर रहे हैं तो उसमें से वो ये चेक करेगा कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है, ताकि वहां से कम टाइम के अंदर जो है वो डेटा एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर हो जाए। तो वहां पर जो है वो राउटर्स का काम किया जाता है। नंबर 3 पर है गेटवे। अ गेटवे इज अ नेटवर्किंग डिवाइस। ये भी एक नेटवर्किंग डिवाइस है डेट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन टू डिफरेंट नेटवर्क्स। इसमें भी क्या होता है कि दो अलग अलग नेटवर्क्स पर जो है वो यूज की जाती है डेट यूजेस डिफरेंट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स। इसमें जो है वो आपके पास डिफरेंट टाइप के जो है वो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स आ जाते हैं। इट ट्रांसलेट्स डेटा फ्रॉम वन फॉर्मेट टू अनदर। इसमें क्या होता है कि एक डेटा को एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट पर
ट्रांसलेट करने के लिए भी यूज की जाती है, अलाउइंग डिवाइसेस ऑन डिफरेंट नेटवर्क्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। और इसमें जो है वो आप अलग अलग डिफरेंट टाइप्स की डिवाइसेस को भी जो है वो डिफरेंट नेटवर्क्स पर कम्युनिकेट करने के लिए इन गेटवे का जो है वो यूज करते हैं। इट ऑपरेट्स एट द एप्लीकेशन लेयर ऑफ द OSI मॉडल। इसमें क्या होता है कि ये गेटवे जो है वो आपका एप्लीकेशन लेयर पर जो है वो यूज किया जाता है OSI मॉडल की। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच मोड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन इज सुटेबल फॉर कम्युनिकेशन फ्रॉम अ कंप्यूटर टू अ प्रिंटर। अच्छा, अब देखें, अगर आपको डेटा ट्रांसमिशन करनी है, ठीक है, कंप्यूटर से प्रिंटर के दरमियान में, तब कौन सा मोड जो है वो ज्यादा बेस्ट रहेगा कम्युनिकेशन करने के लिए? तो यहाँ पर आंसर में आप देखें लिखा हुआ है, द मोस्ट सुटेबल मोड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन फॉर कम्युनिकेशन फ्रॉम अ कंप्यूटर टू अ प्रिंटर इज द पैरेलल मोड ऑफ ट्रांसमिशन। इसमें क्या होता है कि जो आपकी पैरेलल मोड है वो आपकी यूज की जाती है प्रिंटर के साथ। दिस इज बिकॉज printers requires a large amount of data to be transmitted at once। इसमें क्या होता है कि प्रिंटर के जरिए जो है वो आप लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर करने के लिए भी यूज कर रहे होते हैं। एंड पैरेलल ट्रांसमिशन अलाउस मल्टीपल बिट्स टू बी सेंट साइमल्टेनियसली ओवर मल्टीपल लाइंस। और पैरेलल ट्रांसमिशन में क्या होता है कि आप एक से ज्यादा बिट्स को, मल्टीपल बिट्स को जो है वो एक ही वक्त में मल्टीपल लाइंस में जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं। इसलिए जो है वो पैरेलल ट्रांसमिशन का जो है वो यूज किया जाता है कंप्यूटर से प्रिंटर में कम्युनिकेशंस करने के लिए। दिस रिजल्ट इन फास्टर एंड मोर एफिशिएंट डेटा ट्रांसफर कंपेयर टू सीरियल ट्रांसमिशन। अगर सीरियल ट्रांसमिशन की बात करते हैं तो ये बहुत ज्यादा फास्टर समझा जाता है, where bits are sent one at a time over a single line। लेकिन सीरियल ट्रांसमिशन में क्या होता है कि एक बिट जो है वो एक वक्त के अंदर जो है वो एक सिंगल लाइन में ट्रांसफर की जाती है। तो इसलिए जो है हम कंप्यूटर और प्रिंटर में डेटा ट्रांसफर करने के लिए जो है वो पैरेलल ट्रांसमिशन का यूज करते हैं। Additionally, many printers come with a parallel port interface for connecting to computers। अक्सर आपने देखा होगा कि जितने प्रिंटर्स आते हैं उसमें जो है वो एक पैरेलल पोर्ट का यूज किया जाता है कंप्यूटर से उसको कनेक्ट करने के लिए। उसकी वजह यही होती है ताकि वो मल्टीपल बिट्स को जो है वो एट अ टाइम जो है वो ट्रांसफर कर सकें। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट द फुल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग HTTP URL SIM। HTTP stands for Hypertext Transfer Protocol. Number 2, URL Uniform Resource Locator. Number 3, SIM stands for Single Inline Memory Module। क्वेश्चन नंबर 5 है, डिफाइन रिंग टोपोलॉजी एंड गिव इट्स एडवांटेजेस। रिंग टोपोलॉजी क्या होती है और उसके जो है वो एडवांटेजेस भी आपने बताने हैं। तो रिंग टोपोलॉजी इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क टोपोलॉजी। ये एक नेटवर्क टोपोलॉजी की टाइप होती है इन विच ईच नेटवर्क नोड, नोड का मतलब यहाँ पर है कंप्यूटर, ठीक है, इन विच ईच नेटवर्क नोड इज कनेक्टेड टू इट्स नेबरिंग नोड्स इन अ क्लोज लूप और रिंग। इसमें क्या होता है कि जितने बाकी आपके पास नोड्स होते हैं, कंप्यूटर्स होते हैं, उनको आप जो है वो एक क्लोज लूप की फॉर्म में या एक रिंग की फॉर्म में जो है वो कनेक्ट कर देते हैं। डेटा इज ट्रांसमिटेड इन वन डायरेक्शन। अब इसमें क्या होगा, डेटा जो है वो एक डायरेक्शन में ट्रांसफर हो रहा होता है, या तो वो क्लॉकवाइज ट्रांसफर हो रहा होगा या वो जो है वो आपका एंटी क्लॉकवाइज डेटा ट्रांसफर होता है। तो होता जो है वो एक ही वन जो है वो डायरेक्शन में ट्रांसफर कर रहे होते हैं। with each node यानी कि एक कंप्यूटर acting as a repeater to boost the signal and pass it along to the next node। इसमें क्या होता है कि एक कंप्यूटर जो होगा वो एज अ रिपीटर की तरह से जो है वो काम कर रहा होता है। रिपीटर का काम क्या होता है, सिग्नल्स को बूस्ट करना या जो वीक सिग्नल्स होते हैं उनको दोबारा से रीस्ट्रॉन्ग करके या रीजनरेट करके सेंड करने के लिए जो है वो हम रिपीटर डिवाइस का जो है वो यूज कर रहे होते हैं। और उसको जो है वो फिर उन रिपीटर्स की मदद से, यानी कि जो वो नोड है वो एक रिपीटर की तरह काम कर रहा होता है सिग्नल्स को बूस्ट करने के लिए, देन वो जो है उन सिग्नल्स को नेक्स्ट नोड पर जो है वो ट्रांसफर करता है। एडवांटेजेस ऑफ रिंग टोपोलॉजी इंक्लूड, नंबर 1 पर है, इट इज रिलेटिवली इजी टू इंस्टॉल एंड मेंटेन। अगर इनको हम बात करते हैं इंस्टॉल करने की
इंस्टॉल करना और मेंटेन करना जो है वो बहुत ज़्यादा आसान समझा जाता है। नंबर 2, ईच नोड हैज़ इक्वल एक्सेस टू द नेटवर्क एंड कैन ट्रांसमिट डेटा विदाउट कॉन्फ्लिक्ट्स। अच्छा, इसमें अगर एक कंप्यूटर में आप जो नेटवर्क को एक्सेस कर रहे होते हैं या डेटा को और ट्रांसमिट कर रहे होते हैं, वो बगैर किसी कॉन्फ्लिक्ट्स के यानी डेटा कॉलिजन होने के बगैर जो है वो डेटा को आप सेंड कर देते हैं। नंबर 3, it is a reliable topology because the closed loop ensures that data can still be transmitted even if one node fails। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, देखें, अगर आप डेटा रिंग टोपोलॉजी में सेंड कर रहे हैं तो मिसाल के तौर पर इसमें अगर 5 कंप्यूटर्स को आपने ऐड कर दिया है और कंप्यूटर नंबर 1 से कंप्यूटर नंबर 2 पर जो है वो डेटा जा रहा है, और अगर इसमें क्या कह रहे हैं, देखें, that data can still be transmitted even if one node fails। अगर इसमें कंप्यूटर नंबर 3 काम करना छोड़ देता है तो जो डेटा है वो डायरेक्टली मूव होता रहेगा और अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएगा। उस एक कंप्यूटर के खराब होने से डेटा जो है वो नहीं रुकेगा। तो ये भी उसका जो है वो एक रिंग टोपोलॉजी के एडवांटेज में आ जाता है। नंबर 6 क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन वॉलेटाइल मेमोरी एंड नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। अच्छा, अब इसमें आप सबसे पहले जो है वो लाइन ड्रॉ करके भी इसको कर सकते हैं और वैसे भी अगर डिफाइन करना चाहें तो भी कर सकते हैं। तो हम दोनों में डिफरेंशिएट देखेंगे। नंबर 1 पर है वॉलेटाइल मेमोरी और नॉन वॉलेटाइल मेमोरी में नंबर 1 पर है डेटा इज प्रेजेंट स्टिल पावर सप्लाई इज प्रेजेंट। इसमें क्या होता है कि डेटा तब तक रहेगा जब तक आपकी पावर सप्लाई जो है वो प्रेजेंट रहेगी, यानी कि आपका कंप्यूटर ऑन है, कंप्यूटर में पावर जो है वो आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, तब तक जो है वो डेटा उसमें मौजूद रहेगा। जैसी डेट आपकी पावर सप्लाई ऑफ हो जाती है, कंप्यूटर ऑफ हो जाता है, तो जितना भी डेटा है वो सब का सब जो है वो लॉस्ट हो जाएगा। नॉन वोलेटाइल मेमोरी में क्या होता है, नॉन वोलेटाइल में डेटा रिमेन्स इवन आफ्टर पावर सप्लाई इज नॉट प्रेजेंट। अब इसमें क्या होता है कि अगर पावर सप्लाई प्रेजेंट नहीं भी हो तब भी जो है वो डेटा आपका मौजूद रहता है। नंबर 2 डिफरेंस है यहाँ पर, वॉलेटाइल मेमोरी डेटा इज नॉट परमानेंट। अब इसमें क्या है कि देखें, जो आपकी वॉलेटाइल मेमोरी है इसमें डेटा आपका परमानेंट नहीं रहता, यानी जैसे ही आपका कंप्यूटर ऑफ हुआ तो जितना भी डेटा है वो क्या हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा। लेकिन नॉन वोलेटाइल मेमोरी में डेटा आप परमानेंट तौर पर जो है वो स्टोर कर रहे होते हैं। नंबर 3 पर है वोलेटाइल मेमोरी इज फास्टर देन नॉन वोलेटाइल मेमोरी। अगर स्पीड के लिहाज से बात की जाती है तो वॉलेटाइल मेमोरी जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है एज कंपेयर टू नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। नॉन वॉलेटाइल मेमोरी एक्सेस इज स्लोअर, क्योंकि वो जो है उनमें आप डेटा को स्टोर कर रहे होते हैं परमानेंटली तौर पर, और उसमें रीड राइट हेड्स की मदद से भी डेटा जो है वो स्टोर हो रहा होता है। तो वहाँ पर क्या है कि अक्सर जो है वो इनकी स्पीड स्लो होती हैं वॉलेटाइल मेमोरी के लिहाज से। नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, रैम इज एन एग्जाम्पल ऑफ वॉलेटाइल मेमोरी। अच्छा, अगर यहाँ पर रैम की बात की जाती है तो वो आपकी वॉलेटाइल मेमोरी की एक एग्जाम्पल में आ जाती है, और रोम जो है यानी कि रीड ओनली मेमोरी वो आपकी जो है वो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी की एग्जाम्पल में आती है। डेटा ट्रांसफर इज इजी इन वॉलेटाइल मेमोरी, डेटा को ट्रांसफर करना आसान होता है वॉलेटाइल मेमोरी में, जबकि डेटा ट्रांसफर इज डिफिकल्ट इन नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। और अगर डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं हम नॉन वॉलेटाइल मेमोरी में तो वहां पर जो है वो एज कंपेयर टू वॉलेटाइल मेमोरी जो है वो डिफिकल्ट समझा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास वॉलेटाइल मेमोरी लेस स्टोरेज कैपेसिटी। अच्छा, इसमें क्या होगा कि इनकी स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो कम होती है, 1 GB तक होगी, 4 GB तक होगी, 8, 16 इस तरह से जो है इनकी जो है वो कैपेसिटी कम होती है। जबकि नॉन वॉलेटाइल मेमोरी जो है उनकी कैपेसिटी जो है वो स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। जैसे कि आपका इसमें हार्ड डिस्क आ जाता है, ठीक है, इसी तरह से आपकी फ्लैश मेमोरी आ जाती है, तो वहाँ पर जो है इनकी स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, डिफाइन इम्पैक्ट प्रिंटर एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर is a type of printer that works by physically striking an ink ribbon against the surface of the paper to create text or images। जैसे कि मैंने आपको बताया था
पहले प्रिंटर के लेक्चर में कि इसमें जो है वो इंक रिबन लगी होती हैं, उनको जो है वो फिजिकली स्ट्रिकिंग करके जो है वो हैमर्स की मदद से भी जो है हम क्या कर रहे होते हैं, कंप्यूटर पेजेस पर जो है वो प्रिंट करवा रहे होते हैं। तो वहाँ पर जो ये मैकेनिज्म का यूज़ किया जाता है इंक रिबन की मदद से और उनको फिजिकली जो है स्ट्राइक करते हुए, तो वहाँ वो वाले जो प्रिंटर्स हैं वो आपके इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाते हैं। और इम्पैक्ट प्रिंटर जो है वो नॉइजी प्रिंटर्स कहलाते हैं, यानी कि जब ये प्रिंट करते हैं तो बहुत ज़्यादा आवाज़ के साथ प्रिंट कर रहे होते हैं। और इनकी एग्जांपल्स में हमारे पास डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स आ जाता है, लाइन प्रिंटर्स भी जो है वो आ जाते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर इट इज़ अ टाइप ऑफ प्रिंटर दैट डज नॉट यूज फिजिकल कॉन्टैक्ट विद पेपर टू क्रिएट टेक्स्ट और इमेजेस। जैसे कि इम्पैक्ट प्रिंटर में आप फिजिकली कॉन्टैक्ट का यूज़ करके जो है वो इंक रिबन्स की मदद से, हैमर्स की मदद से जो है वो इमेजेस और टेक्स्ट को प्रिंट कर रहे होते थे, लेकिन नॉन इम्पैक्ट में ऐसा कुछ भी नहीं होता। वहाँ पे फिजिकली कांटेक्ट की मदद से जो है वो पेपर्स पर प्रिंट नहीं निकाले जाते। इसमें क्या होता है, इंस्टीड इट यूजेस मेथड्स यूज एज इंकजेट और लेजर टेक्नोलॉजी, या तो इंकजेट की मदद से या जो लेजर टेक्नोलॉजी होती है उनकी मदद से जो है वो इंक को डिपॉजिट किया जाता है, या टूनर की मदद से जो है वो एक पाउडर की फॉर्म में जो है वो पेपर पर जो है हम प्रिंट निकालते हैं। तो एक लेजर टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है या इंकजेट टेक्नोलॉजी का जो है वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स में हम यूज कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स में हमारे पास इंकजेट प्रिंटर आ जाता है, लेजर प्रिंटर्स हैं और थर्मल प्रिंटर्स भी आ जाते हैं यहाँ पर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स आर जनरली क्वाइटर एंड प्रोड्यूस हायर क्वालिटी आउटपुट कंपेयर टू इम्पैक्ट प्रिंटर्स। अच्छा, अगर यहाँ पर इनकी क्वालिटी की बात की जाती है तो एज कंपेयर टू इम्पैक्ट प्रिंटर बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी आपको देखने को मिलती है इम्पैक्ट नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स में, बट आर टिपिकली मोर एक्सपेंसिव टू परचेस एंड मेंटेन। लेकिन इनको मेंटेन करना और परचेस करना जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है एज कंपेयर टू नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। क्वेश्चन नंबर 8 है डिफाइन एनालॉग सिग्नल्स एंड डिजिटल सिग्नल्स। ये क्वेश्चन आपका जो है वो दोबारा रिपीट हुआ है, जो कि आपका 2021 के पेपर में आया था। क्वेश्चन नंबर 9 है ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ अ डिजिटल कंप्यूटर। ये क्वेश्चन भी आपका 2022 के पेपर में रिपीट हुआ है, तो वहां पर जाके आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं और इसका जो आंसर है आप पीडीएफ फॉर्म में भी जो है वो ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हाउ इज इंटरनेट यूजफुल इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। अगर एजुकेशन के लिहाज से बात की जाती है तो कंप्यूटर जो है वो किस तरह से फ़ायदेमंद हो सकता है, इंटरनेट जो है वो किस तरह से फ़ायदेमंद हो सकता है। द इंटरनेट हैज़ रेवोल्यूशनाइज्ड द फील्ड ऑफ एजुकेशन इन मैनी वेज। हियर आर अ फ्यू वेज इन विच इट इज़ यूजफुल। अब कुछ उन्होंने बताए हैं तरीके किस तरह से। नंबर 1 पर the internet provides students and educators with instant access to vast amounts of information and knowledge from all around the world। अब यहाँ पे क्या है कि इंटरनेट की मदद से तमाम स्टूडेंट्स या जितने भी एजुकेटर्स होते हैं वो फौरी तौर पर जो है वो बहुत ज़्यादा मिकदार में मालूमात को और जितने भी नॉलेज है वो हासिल कर सकते हैं पूरी दुनिया में कहीं से भी इंटरनेट की मदद से। Number 2, the internet has made it possible for students to enroll in online courses and degree programs from universities and institutions all over the world। अच्छा, अब इंटरनेट की मदद से ये पॉसिबल भी है कि तमाम जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो ऑनलाइन कोर्सेज में इनरोल भी कर सकते हैं, या जो आपके दूसरे डिग्री प्रोग्राम्स होते हैं यूनिवर्सिटीज़ के वो भी आप ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो इंटरनेट की मदद से ही इनरोल कर सकते हैं। नंबर 3, द इंटरनेट ऑफर्स अ वेल्थ ऑफ ई लर्निंग रिसोर्सेज, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग रिसोर्सेज भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि इंटरएक्टिव ट्यूटोरियल्स आप देख सकते हैं, वीडियोस हैं, पॉडकास्ट्स हैं एंड ई बुक्स या जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक बुक्स हैं वो भी आप जो है वो इंटरनेट पर तमाम प्रोवाइड होती हैं। वहाँ पे जाके जो है वो आप इनको यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा ट्रेडिशनल क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस भी जो हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। नंबर 4 है द इंटरनेट प्रोवाइड्स स्टूडेंट्स एंड एजुकेटर्स विद एक्सेस टू ऑनलाइन रिसर्च डेटाबेसेस
digital libraries and tools for creating and sharing multimedia projects. अब यहाँ पे क्या है कि इंटरनेट जो है वो स्टूडेंट्स को या जितने एजुकेटर्स हैं उनको ये भी प्रोवाइड कर रहा होता है कि वो उस पर ऑनलाइन रिसर्च कर सकते हैं, वहाँ के डेटा बेसिस में जाके डिजिटल लाइब्रेरीज को एक्सेस कर सकते हैं, और जितनी अलग टूल्स आ जाती हैं आपकी क्रिएट करने के लिए या जो भी मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट्स हैं, वो भी आपको जो है वो इंटरनेट ही प्रोवाइड कर रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 11, why an address bus is called unidirectional? एड्रेस बस को यूनिडायरेक्शनल क्यों कहा जाता है, ये आपने एक रीजन देनी है। एंड एड्रेस बस इज कॉल्ड यूनिडायरेक्शनल, यानी कि एक ही डायरेक्शनल में क्यों कहा जाता है कि डेटा को ट्रांसफर कर रही होती है? बिकॉज इट कैन ओनली कैरी डेटा इन वन डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि ये डेटा को जो है सिर्फ एक डायरेक्शन में, एक सम्थ के अंदर जो है वो मूव करवाती है। फ्रॉम द माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर से डेटा को लेती है, टू अदर कंपोनेंट्स, और दूसरे कंपोनेंट्स से इन अ कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। द माइक्रो प्रोसेसर यूजेस द एड्रेस बस। अब ये माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है? उस एड्रेस बस को यूज करता है टू स्पेसिफाई द मेमोरी लोकेशन, यानी जो भी आपकी मेमोरी लोकेशन है उसको स्पेसिफाई करने के लिए, या फिर आपके जो इनपुट आउटपुट पोर्ट होते हैं उनको स्पेसिफाई करने के लिए। इट वांट्स टू रीड फ्रॉम और राइट टू, या तो वहां से डेटा को वो रीड कर रहा होता है या फिर वहां पे डेटा को राइट करने के लिए भी जो है वो इसको यूज किया जाता है। द डेटा फ्रॉम मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस इज देन सेंड बैक टू द माइक्रो प्रोसेसर। अब क्या होता है कि जो डेटा होता है आपका मेमोरी में से या इनपुट डिवाइसेस में से, वो दोबारा से वापस आता है माइक्रो प्रोसेसर की तरफ थ्रू अ सेपरेट बस कॉल्ड द डेटा बस। और उसमें क्या होता है कि आप अलग अलग बसेस की मदद से जो है वो डेटा को ट्रांसफर कर रहे होते हैं, जो कि आपकी डेटा बस भी कहलाती है, विच इज बाय डायरेक्शनल। जो कि डेटा बस क्या है? डेटा बस को हम कहते हैं बाय डायरेक्शनल एंड कैन कैरी डेटा इन बोथ डायरेक्शंस। और इसमें क्या होता है कि ये डेटा को दोनों साइड पर, दोनों डायरेक्शंस में मूव करवाने के लिए जो है वो यूज की जाती है। दिस यूनिडायरेक्शनल नेचर ऑफ द एड्रेस बस हेल्प्स टू अवॉइड कन्फ्लिक्ट्स, यानी डेटा को कन्फ्लिक्ट्स होने से बचाने के लिए भी हम इस एड्रेस बस को यूज कर रहे होते हैं। एंड इंश्योर दैट द माइक्रो प्रोसेसर कैन एक्सेस मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस इन अ कंट्रोल्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड मैनर। अब इसमें क्या होता है कि यानी ये इंश्योर भी कर रहा होता है कि माइक्रो प्रोसेसर जो है वो मेमोरी को एक्सेस करेगा, जो भी आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से जो कंट्रोल आ रहा है उसको भी एक ऑर्गेनाइज मैनर में यूज करने के लिए भी हम एड्रेस बस का यूज कर रहे होते हैं, जो कि यूनी डायरेक्शनल वे में डेटा, यानी कि वन डायरेक्शन में डेटा को ट्रांसफर कर रही होती है या लेके जा रही होती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाई इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम नेसेसरी फॉर अ कंप्यूटर? एक कंप्यूटर के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों जरूरी होता है? ये भी एक रीजन है यहाँ पे। इनका भी आंसर आप जो है वो 4 to 5 लाइंस के अंदर अंदर देंगे। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज नेसेसरी फॉर अ कंप्यूटर, एक कंप्यूटर के लिए जरूरी होता है बिकॉज इट सर्व्स एज अ इंटरफेस बिटवीन द हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर एंड द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस दैट रन ऑन इट। अच्छा, अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ये एक तरह से सर्व कर रहा होता है एक इंटरफेस का, जो कि उसमें क्या होता है, यानी एक ऐसा इंटरफेस होता है जो कि आपके हार्डवेयर कंपोनेंट्स को, जो कि आपके कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं उनको सर्व कर रहा होता है, और जो आपके सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस होते हैं उनको रन करवाने के लिए भी यूज किया जाता है। यानी कि एक ऐसा इंटरफेस आपको दे देता है जहाँ पे आप हार्डवेयर कंपोनेंट्स को कंप्यूटर के यूज कर रहे होते हैं, और जो आपके सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस होती हैं उनको रन करवाने के लिए भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते हैं। Without an operating system, a computer would not be able to perform any useful task. अच्छा, अब इस ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर जो है वो कंप्यूटर सिस्टम कोई भी खास, कोई भी फायदेमंद, कोई भी यूजफुल टास्क जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकता। एज देयर वर्ल्ड as there would be no software to run or any way to manage system resources effectively। इसमें क्या होगा कि अगर आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है ही नहीं
तो आप किसी भी सॉफ्टवेयर को फिर उसमें रन नहीं कर पाएंगे, या जो दूसरी सिस्टम रिसोर्सेज हैं उनको आप जो है वो ऑपरेट नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का कंप्यूटर सिस्टम में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ लैन। ये क्वेश्चन आपका दोबारा से रिपीट हुआ है जो कि 2021 में है। वहां पर जाके आप इसकी वीडियो लेक्चर्स में इसको देख सकते हैं और पीडीएफ में जो है वो इसका आंसर भी जो है वो पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट आर द बेसिक हार्डवेयर नीडेड फॉर इंटरनेट। अच्छा, अगर आपको इंटरनेट कनेक्शन करना है तो वहां पर उसके लिए आपको कौन से जो बुनियादी हार्डवेयर पाए जाते हैं, बेसिक हार्डवेयर होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। टू एक्सेस द इंटरनेट यू नीड द फॉलोइंग बेसिक हार्डवेयर कंपोनेंट्स। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास अलग अलग जो है वो बेसिक हार्डवेयर आ जाते हैं। नंबर 1 पे है कंप्यूटर और मोबाइल डिवाइस। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि कंप्यूटर की मदद से भी कर सकते हैं, मोबाइल डिवाइस की मदद से भी कर सकते हैं। नंबर 2, मॉडेम की मदद से भी होता है, राउटर की मदद से किया जाता है, ईथरनेट और वाईफाई अडाप्टर की मदद से किया जाता है, और लास्ट पर है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि एक ऐसी जो कि आपको इंटरनेट की सर्विस दे रही होती है। इन तमाम की मदद से जो है वो बेसिक हार्डवेयर कंपोनेंट्स की मदद से जो है वो आप इंटरनेट को जो है वो ईजिली एक्सेस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, नेम एनी टू फुल डुप्लेक्स डिवाइसेस। यहाँ पर जो है वो दो फुल डुप्लेक्स डिवाइसेस का यूज करना है। फुल डुप्लेक्स डिवाइसेस जैसे कि मैंने आपको बताया था वो डिवाइसेस होती हैं जिनमें आप डेटा को एक ही वक्त में सेंड भी कर रहे होते हैं और रिसीव भी कर रहे होते हैं। नंबर 1 पर आ जाती है नेटवर्क स्विचेस और नंबर 2 पर आ जाती है कॉर्डलेस फोन्स। कॉर्डलेट फोन्स में भी क्या होता है कि एक ही वक्त में आप जो है वो वॉइस ट्रांसफर भी कर रहे होते हैं और उसी टाइम जो है वो सुन भी रहे होते हैं। ये दोनों जो है वो आपके फुल डुप्लेक्स डिवाइसेस की नेम आ जाते हैं। सिर्फ यहाँ पे आपको नेम बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट इज कंप्यूटर क्राइम। कंप्यूटर क्राइम क्या है वो आपने बताना है। सबसे पहले आप हेडिंग दे देंगे कंप्यूटर क्राइम की। कंप्यूटर क्राइम रेफर्स टू एनी इलीगल एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ अ कंप्यूटर और नेटवर्क। इसमें क्या होता है कि ऐसी इलीगल एक्टिविटीज होती हैं कंप्यूटर क्राइम में जिनको जो है कंप्यूटर का या नेटवर्क का यूज करके जो है वो किया जाता है। दीज क्राइम्स कैन इंक्लूड, अब इसमें कौन कौन से जुर्म आ जाते हैं। नंबर 1 पर हैकिंग है, साइबर बुलिंग है, ये सारे टॉपिक मैं आपको पहले क्लियर कर चुका हूँ। आइडेंटिफाई थेफ्ट है, फिशिंग है, मेलवेयर अटैक्स हैं, वायरसेस के जो अटैक्स हो जाते हैं वो हैं, या अदर फॉर्म्स ऑफ साइबर क्राइम। इसके अलावा भी बहुत सारी हैं जो कि इनकी साइबर क्राइम्स की टाइप्स में आ जाती हैं। कंप्यूटर क्राइम कैन हैव सीरियस कंसिक्वेंसेस फॉर बोथ इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, कंप्यूटर क्राइम के बहुत ज़्यादा सीरियस नताइज भी पाए जाते हैं तमाम ऑर्गेनाइजेशंस पर भी आपको देखने को मिल जाते हैं। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के इन पर जो है वो असरात नमूदार होते हैं, जैसे कि उनकी फाइनेंशियल लॉसेस की आ जाती है, या फिर रेपुटेशनल डैमेज हो जाता है, या लीगल पेनल्टीज वहाँ पे आ जाती हैं, या उनके अकाउंट्स को हैक कर लिया जाता है। ठीक है, ये तमाम जो है वो कंप्यूटर क्राइम्स में ही पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है 17, ड्रॉ द लेयर केक ऑफ OSI मॉडल। अच्छा, ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हुआ है जो कि 2022 के पेपर में आया है, वहां पे जाके आप इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, मैच द टर्म ऑफ कॉलम ए विद दोस ऑफ कॉलम बी। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें आपको यहाँ पे मैच करना है कॉलम ए को कॉलम बी से। तो कीबोर्ड जो है वो आपकी इनपुट डिवाइस कहलाती है। नॉन वोलेटाइल की अगर बात करें तो नॉन वोलेटाइल में आपके पास रोम आ जाती है। ठीक है, रोम यानी कि जो कि डेटा को परमानेंट स्टोर कर रही होती है, तो वो वहाँ पर हमारी नॉन वोलेटाइल की टाइप में ही हम डिस्कस करेंगे इसको। नंबर 3 पर है बाइट। 8 बिट्स मिलते हैं तो 1 बाइट बनती है, तो ये इसके साथ मैच हो जाएगा। इसी तरह से डॉस है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आपका जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम में आ जाएगा। और बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये जो है वो आपका फर्मवेयर में आ जाता है। फर्मवेयर यानी कि ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि हार्डवेयर डिवाइसेस में
इसको एम्बेड किया जाता है, ठीक है, तो वो आपका बायोस से रिलेट करता है, तो इसलिए इसको बायोस को मैच कर देंगे हम फर्मवेयर से। और लोकल एरिया नेटवर्क जो कि लैन है, स्टैंड फॉर, इसकी शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे दी गई है लैन, तो इससे जो है वो इसको कनेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये था सेक्शन बी, जिसमें जो है वो हमने 2019 के पास पेपर में सेक्शन बी को कवर किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन सी को कवर करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।